नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता एंड आप देख रहे हैं कैंप फंडामेंटल्स। आज हम लोग द गैसेस स्टेट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सेकंड पार्ट है और पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। एक और ज़रूरी बात, इस लेक्चर की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस क्या होती है वो अभी हम लोग देखेंगे। इस लॉ को हम लोग कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ आइडियल गैस भी बोलते हैं। वाई वी कॉल इट एज इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स बता सकता है अगर इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग प्रॉपरली स्पेसिफाई कर दें। तो सबसे पहले इट प्रोवाइड्स ए साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम। तो ये साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इफेक्ट बता सकता है प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम पे। इससे पहले जितने भी हम लोगों ने गैस लॉस किए थे उसमें या तो प्रेशर कांस्टेंट था या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट था या फिर दोनों ही कांस्टेंट थे। लेकिन अगर दोनों चेंज हो रहे हैं उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, लेकिन ये कहाँ पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन ये कब होगा, प्रेशर पे। इसको यूज करने के लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, इसको यूज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, और एवोगैड्रोस लॉ के लिए हमें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चाहिए। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे मैटर उतना ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे तीनों लॉज को कंबाइन करती है और इसलिए इसका नाम क्या है, कंबाइंड गैस लॉ। और यहाँ पे हमें ना ही टेम्परेचर और ना ही प्रेशर को कांस्टेंट रखने की ज़रूरत है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, एक साथ चेंज हो रहे हैं, तब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एविगेट्स लॉ। और इनको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो इक्वल टू लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल टू लिखने के साथ हमें एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू R इंटू टी 1/P इंटू N, वेयर R इज ए कांस्टेंट और जिसका नाम है मोलर गैस कांस्टेंट। फ्रॉम दिस हमें पता चल गया PV इज इक्वल्स टू nRT होता है और ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर इसे हम लोग 1 मोल के लिए लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये क्या आएगी, PV इज इक्वल्स टू RT। कोई भी गैस जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी उसे हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे। ये जो आइडियल गैस होती है वो एकदम हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी होती है, असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में देख पाएंगे। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये डिफाइन कर सकती है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इन वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली आपने वैल्यू दे रखी है। अगर V की वैल्यू, P की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर हम लोग को पता है, या इनमें से एक भी वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सा स्टेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी वेरिएशंस। तो आइडियल गैस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं और मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें मास नहीं दिख रहा है, ना ही मोलर मास है और ना ही डेंसिटी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखी है, मोलर मास दिख रखा है या फिर मोलर मास निकालने के लिए आ रखा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसकी वेरिएशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये तो हमें पता ही है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, जो कि हमारी नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन है। और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का भी हमें फॉर्मूला पता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास को मैंने यहाँ पे W ले लिया और मोलर मास को मैंने M ले लिया, कैपिटल M। तो इसको मैं अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा। ऑन सब्सटीट्यूशन व्हाट आई गेट PV इज इक्वल्स टू W/M/RT। इसको रीअरेंज करने पे M मैं इधर ले आता हूँ, V इधर ले आता हूँ, तो MP इज इक्वल्स टू W/V/RT। अब ये क्या है, मास और ये वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके लिए जगह पे हम लोग डेंसिटी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, MP इज इक्वल टू DRT, वेयर कैपिटल M इज मोलर मास।
सो यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिल रही है, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और ये चीज़ हम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ में भी देखी थी। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो गैस जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन सब गैसेस की वॉल्यूम कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ अगर हमें मास दे रखा है और मास निकालना है तो हम लोग इसे इससे यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं। तो डब्ल्यू ये रहा, वी को इधर ले गए, आर टी को नीचे ले गए, तो फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी पी एम अपॉन आर टी एंड एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पी वी इंटू आर टी। सो ये दो इक्वेशंस हैं, ये आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको ये इक्वेशन पता है। दोनों फॉर्मूलाज पता ही होते हैं और आराम से ये निकल जाएगी। तो ये जो R है वो एक गैस कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो एट एस टी पी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर मैंने 1 atm लिया है, 1 बार नहीं लिया है, दोनों ही स्टैंडर्ड प्रेशर है लेकिन 1 atm यहाँ पे ले रहे हैं। और टेम्परेचर इज 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि R की वैल्यू क्या आती है। सो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वी ऑलरेडी नो। अब अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस ले लेता हूँ तो उस केस में हम लोग देखते हैं एन मेरा 1 के इक्वल हो गया, वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एट एस टी पी मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है जब 1 atm होता है, और जब 1 बार होता है तो 22.7 लीटर होती है। ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद प्रेशर हमारा 1 atm है और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है, ये सब हमें पता है। तो सारी चीज़ें पता है, आर की वैल्यू नहीं पता तो आर हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी, रीअरेंज करके ये आ गया। तो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज। सो आर इज इक्वल्स टू, प्रेशर कितना है 1 atm है, वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। ये स्मॉल के नहीं है, कैपिटल के है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। सो लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, सिंपल। अब एक और चीज़ है, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आर की वैल्यू 1/12। सो आर की वैल्यू अगर आप 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन यूज़ करोगे तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आर की वैल्यू आप ये ले लो। 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ये नहीं आएगी, वैल्यू आएगी 0.083 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं आर की वैल्यू अलग अलग प्रेशर की यूनिट्स लेने पे और अलग अलग वॉल्यूम की यूनिट्स पे कैसे चेंज हो जाती है। तो इससे सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा। अगर मैं एटीएम की जगह बार ले लेता तो वैल्यू कितनी आ जाती, 0.083। यहाँ पे कितना है 0.0821, और जब बार यूज़ करते हैं 0.083। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 22.7 हो जाती। दूसरा इंपॉर्टेंट है में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वैल्यू। कब यूज़ करनी है, जब प्रेशर पास्कल में दिया हो या न्यूटन पर मीटर में दे रखा हो और वॉल्यूम किस में दे रखी होगी, मीटर क्यूब में। उस केस में आप ये निकाल सकते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। या फिर अगर प्रेशर आपको किलो पास्कल में दे रखा है, वॉल्यूम लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में दे रखी है, उस केस में भी हमें यही वैल्यू यूज़ करनी है। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर एंड वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। अगर आपने गलती से ये यूज़ कर ली लेकिन उसकी यूनिट साथ में लिख देना, जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो यूनिट मिसमैच हो जाएगी। उस केस में आपको पता चलेगा कि हाँ यूनिट मुझे चेंज करनी है, तो उसको यूनिट चेंज करके आपकी सही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है वॉल्यूम को अगर लीटर में दे रखा होगा तो मतलब क्या है, डेसीमीटर क्यूब है, और एमएल में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर का सी स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता, वो गलती से लिख के है। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। सबसे पहले है कि क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द बॉयल्स कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है, बॉयल्स कांस्टेंट निकालना है। अगर 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग 10 लीटर कंटेनर में रख दें एट 273 केल्विन। इसमें निकालना क्या है, बॉयल्स कांस्टेंट। अब आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोगों ने बॉयल्स कांस्टेंट तो पढ़ा नहीं है। बॉयल्स कांस्टेंट कब पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और जब हम उसको
लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू के। ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है बॉयल्स कांस्टेंट। तो हमें क्या निकालना है, बॉयल्स कांस्टेंट निकालना है। अब ये क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन का है और हम लोग निकाल रहे हैं बॉयल्स कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो ये कॉमन है, इससे हमें दोनों को कंपेयर करके हमें पता चल रहा है के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन आर टी की वैल्यू के इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एन आर टी। तो बॉयल्स कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, एन आर टी निकालना है। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो डब्ल्यू बाय एम लिख देता हूँ मैं। तो एन आर टी की वैल्यू क्या होगी, एन की जगह मैंने डब्ल्यू बाय एम लिख दिया। आर की वैल्यू क्या ले ली, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर कैल्विन। क्यों लिया है, देखो वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, कैल्विन चाहिए तो लीटर एटीएम पर मोल पर कैल्विन वाली आर की वैल्यू मैं आराम से यूज कर सकता हूँ। तो ये रख लिया। टेम्परेचर की वैल्यू 273 कैल्विन है। अब वेट कितना है, 10 ग्राम है, मास 10 ग्राम है और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। 12 इसका है और 32 ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स का हो गया। टोटल कितना हो गया 44। नाउ इनकी वैल्यू रखने के बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो कैल्विन से पर कैल्विन कट गया, ग्राम से यहाँ पे ग्राम कट जाएगा, पर मोल बचेगा और पर मोल से मोल कट जाएगा। तो फाइनली वैल्यू किस में बचेगी, एटीएम लीटर में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एन आर टी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज आ गई, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, एन आर टी की वैल्यू आ गई 5.09 लीटर एटीएम। लीटर इसके लिए, एटीएम इसके लिए। तो बॉयल्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, लीटर एटीएम। सो एनआरटी की वैल्यू हमारी 5.09 आ गई, पीवी की वैल्यू भी इतनी होगी और पीवी किसके इक्वल है, बॉयल्स कांस्टेंट के। तो इसलिए बॉयल्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 5.09 लीटर एटीएम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बॉयल्स कांस्टेंट पता होना चाहिए था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ गैस विद डेंसिटी इतना एट 1 बार प्रेशर। तो ये सिंपल ही है, इसमें बस आपको डेंसिटी दे रखी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, डेंसिटी वाला यूज करना है। सो डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, मोलर मास इज इक्वल टू डी आर टी डिवाइडेड बाय पी। निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है, तो मैं मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे डेंसिटी 1.29 केजी पर मीटर क्यूब ये यूज कर लिया। आर ले लिया 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये था, प्रेशर क्या है, बार है। तो यहाँ पे मैंने 0.0821 लीटर एटीएम वाला नहीं लिया, मैंने बार वाला लिया। एटीएम की जगह बार वाला लिया और मैंने तुम्हें बताया था कि 82 वहाँ पे होता है और 83 बार वाले केस में। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी यूनिट्स। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा 29.23 केजी मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अब मोलर मास किसके टर्म्स में होता है, ग्राम पर मोल के होता है, ठीक है। तो केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब है और डेसीमीटर क्यूब है, इनको देखना पड़ेगा। तो मोलर मास 29.23 मैंने लिखा, केजी को मैंने, किलो है, किलो कितना होता है 1000 होता है, 1000 ग्राम लिख दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 पर मीटर क्यूब कितना होगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। सो डेसीमीटर क्यूब से पर डेसीमीटर क्यूब कट जाएगा और ये 10⁻³ से 1000 कट जाएगा। सो मोलर मास कितना आ जाएगा 29.23 ग्राम पर मोल। सो मूविंग फर्दर, अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1807। दो या दो से ज़्यादा गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं, अगर हम लोग एक वेसल के अंदर या एक कंटेनर के अंदर बंद कर दें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस मिक्सचर का वो होगा उनके पार्शियल प्रेशर का सम। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है जो टोटल प्रेशर है कंटेनर के अंदर वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस पे। मतलब एक गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर 2 है, एक गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर 3 है, तो दो टोटल प्रेशर कितना होगा 2 + 3 5 एटीएम। कब होगा ये, जब ये दोनों गैसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट या एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब सारी इनर्ट गैस होनी चाहिए या फिर ऐसी गैस होनी चाहिए वो जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे कैपिटल पी इज टोटल प्रेशर, P1 देखना, पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोगों ने स्मॉल p यूज़ किया है और पूरे प्रेशर के लिए हम लोग कैपिटल P यूज़ करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ nth गैस। इसके लिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर एक पार्टीशन कर दिया, इस साइड मैंने ले लिया अर्गन और इस साइड ले लिया जिनॉन। अर्गन का जो प्रेशर था वो मैनोमीटर से हमें पता चल रहा है 5 एटीएम है और जिनॉन का प्रेशर हमें दिख रहा है ज़्यादा है 10 एटीएम। अब अगर मैं ये पार्टीशन हटा दूँ तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। तो टोटल कंटेनर का
प्रेशर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर दोनों को प्लस कर दो, आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। और ये जो लॉ था वो किसने दिया था, डाल्टन ने, और इसलिए इसका नाम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब क्या होता है, उसका अपना। तो ये आर्गन का पार्शियल प्रेशर है और ये जिनॉन का पार्शियल प्रेशर है। ओके, सो टोटल प्रेशर कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ जिनॉन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 15 atm। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन लॉ। अब डेल्टन लॉ की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन है कि हम लोग ड्राई गैस जो वाटर के ऊपर कलेक्ट हुई है उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। गैस दैट डजंट रिएक्ट विद वाटर, कोई भी ऐसी गैस जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है वो वाटर के ऊपर जमा हो जाती है, और उस पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, और उससे हम लोग ड्राई गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर इज मॉइस्ट, जो वाटर के ऊपर जो गैस कलेक्ट होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब गीली होती है। और क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। एंड द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, और वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग एक्वस टेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे समझ में आएगा, डायग्राम देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मेरा रिएक्शन लगा हुआ है जिसमें से गैस रिलीज हो रही है। अब वो गैस रिलीज जो हो रही है उसको मैंने क्या कर लिया, वाटर के अंदर कलेक्ट कर लिया। ये पाइप लगा दी यहाँ पे, गैस यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, और उसके बबल्स रेड कलर के आपको बबल्स दिख रहे होंगे, और ये सारी गैस यहाँ पे होगी। अब ये जो गैस आ रही है वो क्या है, गर्म है। अगर वो गर्म होगी तो ये पानी के अंदर जाएगी, तो पानी भी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होगा तो ऑब्वियसली एवेपोरेट करेगा, तो यहाँ पे जो ऊपर होगा वो गैस तो होगी हमारी, साथ में वाटर वेपर भी होंगे। तो इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्ट गैस। क्या बोलेंगे, मॉइस्ट गैस। यूजिंग डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी टोटल, जो भी टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होगा प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर वेपर का जो प्रेशर है और इस गैस का प्रेशर है, उन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो टोटल प्रेशर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पी टोटल को हम लोग प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस भी बोलते हैं। मॉइस्ट गैस मतलब गैस जो गीली है, और इसे गीली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ वाटर वेपर मिक्स है। तो ये जो मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये ड्राई गैस होगी, और ये वेपर, वाटर वेपर। और पी ऑफ H2O, वाटर वेपर का जो वेपर प्रेशर होता है या उसका प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ड्राई गैस है तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो पी ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू पी ऑफ मॉइस्ट गैस, इसका मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस ये क्या है, एक्वस टेंशन। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर इसको मैंने बंद कर दिया नीचे से और इसको दूसरे टब में ट्रांसफ़र कर दिया, इस तरीके से ट्रांसफ़र किया कि इसके अंदर का जो पानी का जो लेवल है और बाहर के जो पानी का लेवल है दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऊपर क्या प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो दोनों लेवल इक्वल कब होंगे, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हुआ। तो बाहर का प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर भी, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। क्लियर। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि इससे हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कितना मोल्स हम लोगों का रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूट का। अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये फॉर्मूला है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू जितने भी गैसेस उनके अंदर है उन सबका पार्शियल प्रेशर को ऐड करके हमें टोटल प्रेशर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, तो P1 की वैल्यू N1RT V हो जाएगा, P2 की N2RT V हो जाएगा। यहाँ पे सिंस एक वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी और टेम्परेचर भी हम लोगों ने कांस्टेंट ले रखा है, तो P1 P2 P3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इन सब की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1RTV प्लस N2RTV प्लस N3RTV डॉट 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 प्लस NNRTV। इन RTV को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 NN। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन रिएक्शन वेसल। तो रिएक्शन वेसल में जितनी भी गैसेस हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने ऐड कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P1 जो ये है इसको डिवाइड कर देता हूँ P से। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, उसका N1 आएगा और इसका ये टोटल होगा RT/V से RT/V कट जाएगा, ये बचा। इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मोल्स एक सल्यूट का है रिएक्शन वेसल में एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
जैसे मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन मिक्सचर। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग लिखते हैं काई, और वन लिखा है क्योंकि वन का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, तो ये N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो P1/P इसको हम लोग लिख सकते हैं काई वन। काई वन क्या है, मोल फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू काई वन पी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, सिमिलरली P2 के लिए भी लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इनटू टोटल प्रेशर। P3 के लिए भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से Pn के लिए भी लिख सकते हैं। तो इन सब गैसेस का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर मुझे टोटल प्रेशर पता हो और साथ में मोल फ्रैक्शन पता हो। मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, तो मतलब मुझे पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी गैस है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास भी चाहिए होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो किसी भी गैस का हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर पता है। तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। A neon dioxygen mixture contains 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एंड 165.9 ग्राम ऑफ नियॉन। तो एक मिक्सचर है जिसके अंदर नियॉन और ऑक्सीजन है। नियॉन इतनी ग्राम है और ऑक्सीजन इतना ग्राम है। अगर टोटल प्रेशर 25.0 बार लिया है और हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना। देखो मास दे रखा है और इनका मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का 32 ग्राम होगा, नियॉन का 20 ग्राम पर मोल होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इसमें आराम से निकाल सकते हैं। पी टोटल हमें 25 ग्राम दे रखा है, मास दे रखा है ऑक्सीजन का 70.6 ग्राम, और मास ऑफ नियॉन इतना दे रखा है। फॉर्मूला हमें क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना है क्योंकि पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, लेकिन हमें अभी काई एन पता नहीं है, तो काई एन निकाल लेते हैं। काई एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सो और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहले O2 का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। मास कितना है, 70.6, और मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, और दो का कितना O2 मॉलिक्यूल है तो 32 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको करने पे 2.206 मोल्स आ जाएंगे। सिंपल। इसी तरीके से हम लोग नियॉन के भी मोल्स निकाल सकते हैं। 167.5 मास दे रखा था इसका, नियॉन का, और 20 ग्राम उसका मोलर मास है। क्योंकि नियॉन एक नोबल गैस है तो ये एक ही एटम रहेगा। इसका डिवाइड करने के बाद इतने मोल्स आ गए। मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन का निकालने के लिए। मोल्स कितने ऑक्सीजन के, इतने हैं, और टोटल मोल्स दिस प्लस दिस इतना आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 0.2085 आएगा। ये देखो मोल से मोल कट गया तो ये क्या है, यूनिटलेस है। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिटलेस होती है। नियॉन का भी हम लोग करके हम लोग इतना निकाल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर मेरे पास दो पार्टिसिपेंट्स हैं रिएक्शन मिक्सचर में, नियॉन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो दोनों को देखो ऐड करोगे ना, 1 आएगा। 1 आ रहा है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट, अगर 3 है तो तीनों की मोल फ्रैक्शन ऐड करके 1 आएगा। 4 हैं तो चारों को ऐड करके 1 आएगा। n नंबर टाइम्स है तो सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद 1 आता है। तो ये मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती। सिंस यहाँ पे दो ही हैं तो नियॉन का मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, ऑक्सीजन का निकाल लिया, 1 में से माइनस कर दिया, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन मुझे ऑक्सीजन की पता है, टोटल प्रेशर पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो इस तरीके से करके 5.2125 बार आ गया। तो इतना आ गया 5.22 बार। पी ऑफ एन ई इज इक्वल्स टू काई ऑफ एन ई इंटू पी टोटल। वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आई, और इसका आंसर भी मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 19.8 बार। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 50 ml ऑफ मॉइस्ट नियॉन गैस। तो नियॉन गैस लिए, मॉइस्ट लिए, मतलब टोटल गैस का प्रेशर दे रखा होगा। तो 50 ml वॉल्यूम दे रखी है टोटल, मॉइस्ट नियॉन दे रखा है, कलेक्ट किया 298 केल्विन पे, जिसका प्रेशर इतना आ रहा है। तो टोटल प्रेशर कितना है, 746.5। 746.5 में नियॉन का भी प्रेशर है और वाटर वेपर का भी प्रेशर है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है STP पे नियॉन की। तो निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर हमें ये दे रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, और वॉल्यूम ऑफ नियॉन इज 50 ml। देखो वॉल्यूम, जितने भी गैसेस होंगे, वाटर वेपर होगी उसकी भी वॉल्यूम सेम होगी, नियॉन होगी उसकी भी सेम होगी, और टोटल वॉल्यूम भी सेम होगी, क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
नाउ मुझे पता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। तो वाटर वेपर जो भी होगा उसका जो भी प्रेशर है उसको हम लोग एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो एक्वस टेंशन मुझे ऑलरेडी दे रखी है 298 केल्विन में, विच इज इक्वल टू 23.8। तो मैं नियॉन का प्रेशर निकाल सकता हूँ। तो प्रेशर निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन कितना आ जाएगा, 746.5 था, उसमें से 23.8 मिलीमीटर्स को मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 722.7 mm ऑफ Hg। तो ये मुझे प्रेशर पता चल गया कब, जब 50 ml वॉल्यूम है। दूसरा केस क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है इतना, अब ये प्रेशर हो गया नियॉन का, वॉल्यूम कितनी है 50 ml है और टेम्परेचर इतना दे रखा है। हमें किस पे निकालना है, हमें एस टी पी पे निकालना है। यहाँ पे तो हमें सब चीज़ें पता ही है, हमें एस टी पी पे निकालना है। एस टी पी कंडीशंस पे प्रेशर हमें दे रखा है 180 m होता है, पता ही है एस टी पी स्टैंडर्ड है, या 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं। वॉल्यूम हमें निकालनी है, टेम्परेचर हमें पता है स्टैंडर्ड कितना होता है 273 केल्विन। तो इस पे हमें ये वाली वॉल्यूम निकालनी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया, इसको रीअरेंज करेंगे, पी वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर, एन आर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। एन नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन सिंस गैस एक ही कंटेनर के अंदर है तो पहले जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे बाद में भी वही होंगे, तो मतलब क्या है, एन भी कांस्टेंट है। ऐसे भी रख सकते हैं, डिवाइड करते हुए कट भी जाएगा। फिर अब दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग आइडियल गैस इक्वेशन एट टू कंडीशन। तो दो कंडीशन पे हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 T1 इज इक्वल टू N1 R1, R तो कांस्टेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। P2 V2 T2 इज इक्वल टू N2 R, दोनों को डिवाइड करेंगे तो R से R कट जाएगा, N भी कांस्टेंट है तो N से N कट जाएगा, जिसकी वजह से P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू लिखते हैं, ये गिवन कंडीशन है, ये हो गया 50 ml वॉल्यूम हो गया और 298 केल्विन हो गया। यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं, वॉल्यूम हमें निकालनी है और टेम्परेचर है 273। इसको करने के बाद हमें वॉल्यूम आ जाएगी 43.56 ml। So next question is a 2-liter flask contain 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 लीटर फ्लास्क है, इतना ग्राम मीथेन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका पार्शियल प्रेशर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। तो टोटल प्रेशर भी मेजर करना है, पार्शियल प्रेशर भी करना है। टोटल प्रेशर मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा, लेकिन दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर हमें पता होना है। टोटल वॉल्यूम हमें 2 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन दे रखा है, 273 से ऐड कर देना। मोल्स हमें पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। देखो वॉल्यूम तुम्हें पता है, टेम्परेचर पता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एन पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो हमें दे ही रखा है तो मोल्स तो निकाल सकते हैं हम लोग। सो एन ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, उसका मोलर मास क्या है 2 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा 0.25 मोल। सिमिलरली मिथेन का भी निकाल सकते हैं, 1.6 ग्राम दे रखा है, 16 ग्राम, 12 इसका, 4 इसका, 16 हो गया, डिवाइड करेंगे 0.1 मोल आ जाएगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी पता है, एन पता है, आर पता है, टी पता है, क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। तो प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.25 है, मैंने आर की वैल्यू कितनी ली है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो लीटर हमें दे रखा था वॉल्यूम, तो लीटर वाला मैंने ले लिया और मैं निकालना चाह रहा हूँ प्रेशर इन एटीएम। बार में अगर तुम्हें निकालना है तो 0.083 यूज कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी, सब्सटीट्यूट करने के बाद पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन के आगे 3.075 atm। सिमिलरली CH4 के लिए लिखूंगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, आर की वैल्यू हमें ये पता है 300 केल्विन है और 2 लीटर है। इसको डिवाइड करने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 आ रहा है 1.23 atm। नाउ डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेज, हमारे पास दो ही गैसेज हैं तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे टोटल प्रेशर आ जाएगा P total is equal to 4.31 atm। So this is the answer of last question. Okay, so this is it for the today's video। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट पे जाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको पिछला पार्ट देखना है तो इस पे देख सकते हैं। सो दिस इज मोहित गुप्ता साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।